Hello, notice, welcome back. Welcome to this very brand new lecture. In this particular lecture, this is the lecture 3. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 5 एंड 6 है एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू कलाम इंस्टीट्यूट एंड डॉक्टर बेनीवाल सर। बात करते हैं कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उसका डीके एंड रिवाइवल मतलब उसका पतन और उसके उत्थान के लेकर के हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हमने पॉलिटिकल साइंस का डेवलपमेंट ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर आप पहले जाकर देखना, उसके बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। तो पतन से क्या तात्पर्य है कि भाई उसकी मूल्यात्मकता, मानकीयता, आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये सबसे अलगाव हो गया, राइट। और बहुत सारी ऐसी आदर्शात्मक सिद्धांत है और परंपरागत सिद्धांत के पतन को जो दर्शाता है, बताता है। तो 1950s 60s 70s में ये चीजें बताता है कि भाई उसने राजनीतिक फिलॉसफी के बदले राजनीतिक विज्ञान यानी कि सिद्धांत, इन सबको किस तरीके से ज्यादा तवज्जो दी या फिर और दूसरे साइंसेस उठ करके आए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि राजनीतिक साइंस का एज अ पॉलिटिकल साइंस मतलब एज अ विज्ञान है। क्या आपको लगता है एज अ सिद्धांत का क्या ऐसा रीजंस थे, क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसके चलते उसका पतन देखने को मिला, है ना। वो सही चीजें बताएंगे हम उसके अंदर। तो अब जैसे रॉबर्ट दाल कहते हैं कि भाई देखो, रॉबर्ट दाल कहते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, आंग्ल भाषा जो जगत है, में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यर्थ मरा हुआ है। ठीक है, तो इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड पॉलिटिकल थ्योरी इज डेड। तो इस ये बताता है कि पॉलिटिकल थ्योरी का सिग्निफिकेंस खत्म हो चुका है इन जितनी भी ये दुनिया है। तो यहाँ पर दो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, ये डेविड ईस्टन की है, और द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी ये 1953 की है, अल्फ्रेड कॉम्बा की है। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी। तो ये सब कौन है बेसिकली? कॉम्बा, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट दाल, ये सब ने दुखी है किससे? डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी से। तो ये सब करेंगे एफर्ट्स लेकर के आने की। फिर जॉन रॉल्स देखने को मिलेगा आपको, 1971 थ्योरी ऑफ जस्टिस। ग्रेट ग्रेट। तो अब इन लेखों से पूर्व जो कुछ ये बौद्धिक प्रवृत्तियां हैं ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन को बढ़ावा दिया है, यानी कि और कौन कौन सी चीजें जो बताती है कि पतन हुआ इसका, राइट। अगस्त्य कॉम्टे का प्रत्यक्षवाद ये कारण रहे हैं, मतलब ऐसा माना गया है कि ये पतन का कारण रहे हैं। मैक्स वेबर और वियना सर्कल का तार्किक प्रत्यक्षवाद, भाषा शास्त्रीय दर्शन में लुड्विग विट्जेंस्टाइन है, और व्यवहारवाद है। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद में देख लो, प्रत्यक्षवाद होता है मतलब पॉजिटिविज्म होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगस्त कॉम्टे 1798 से लेकर के 1857 की क्रांति तक ये आपके रहे हैं। ये कहते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है से प्राप्त ज्ञान ही विश्वस्त व प्रमाणिक होता है। तो तथ्यों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कौन? प्रत्यक्षवाद। सिंपल सी बात है, सुनो। प्रत्यक्षवाद क्या कहता है? पॉजिटिविज्म की जो दिखता है ना वही होता है, जो तथ्य है वही सत्य है। ये इस तरह की बात करते हैं। दूसरा आता है आपका तार्किक प्रत्यक्षवाद, इसको बोलते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म या फिर नव प्रत्यक्षवाद, नियो पॉजिटिविज्म। ये वियना सर्कल है, पूरा ग्रुप ऑफ थॉट्स है ये, तो उनको लेकर के ये चलते हैं। ये कहते हैं कि इसको ना को तार्किक इंद्रियानुवाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तार्किक इंद्रियानुभवाद। तो इसके प्रतिपादक आपके मैक्स वेबर है, वियना सर्कल तो है ही सी। 1920 के दशक में ये आपके बड़ा प्रचलित है। इसके फादर नेतृत्व किसको मानते हैं वैसे तो? बोलते हैं मॉरिट्स शिल्क को। किसने? मॉरिस शिल्क। ठीक है, ये आपके फादर ऑफ न्यू पॉजिटिविज्म मानते हैं। मुख्य विचारक में आते हैं आपके रुडोल्फ कार्नेप और ऑटोवन, नायरॉथ, विक्टर क्रॉफ एंड हर्बर फिगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी। सहयोगी कौन है आपके? लुडविग, बात ही कर लिया अपने ब्रदर, विटजेंस्टाइन, हंस कैल्समैन और कार्ल पोपर। बहुत जरूरी है। क्या बोला इन्होंने? प्लाटो और अरस्तू के बारे में क्या बोला है बताइए, कमेंट्स में कौन बताया, दिखते हैं। नेक्स्ट बात कर लो अगस्त कॉम्टे के विपरीत इन्होंने तथ्य तथा मूल्यों के पूर्ण पृथक्करण यानी कि तथा जो वेरिफिकेशन होता है ज्ञान का, ज्ञान के सत्यापन पर जोर दिया है। इन्होंने भी प्राकृतिक विज्ञान को मार्गदर्शक बनाया है, बहुत जरूरी है। यह अनुभव मूलक और तार्किक तत्वों पर केंद्रित होता है, बता दिया। कार्ल पोपर ने सत्यापन की बजाय मिथ्यापनीयता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन दिया है। कौन ने दिया है थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन? कार्ल पोपर। बहुत जरूरी है ये, आ जाएगा भाई कि किससे रिलेटेड है ये तो थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन, तो पॉजिटिविज्म और इससे रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है कि भाई जो प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफिकेशन है, तो इसके अनुसार कोई भी सिद्धांत तभी तक सत्य व अंतिम सत्य है, अंतिम है जब तक कि उनका खंडन नहीं हो सकता। अतः अगर पुष्टिकरण या सत्यापन की बजाय खंडन करें तो सत्य का पता लगाने और वैज्ञानिक अनुसंधान का सबसे उपयुक्त तरीका है। ठीक है भाई, खंडन कर दो, सीधी सी बात है, वेरिफिकेशन की जगह। इस प्रकार पॉपर का जो फॉल्सिफिकेशन थ्योरी है, और ये प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन का उल्टा है, क्योंकि वो मानते नहीं है इसमें। वो कहते हैं कि इसको गलत साबित कर दो, खंडन कर दो, अपने आप अच्छा निकल के आ जाएगा। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम का इस्तेमाल
आगमनात्मक निष्कर्ष की समस्या यानी कि प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन को हल करने के लिए भी किया है। और आगम निष्कर्ष का तोता उड़ता है, मोर उड़ता है, कबूतर उड़ता है, मतलब सभी पक्षी उड़ते हैं, तो ये निष्कर्षात्मक है। ये आगमन निष्कर्ष को बोलते हैं, ये निष्कर्ष है। ठीक है, तो समझ गए। संप्रभुता का मुख्य विचारक कौन है? जॉन ऑस्टिन। विविध प्रत्यक्षवाद, जॉन ऑस्टिन का थ्योरी है हमारी संप्रभुता को लेकर के। नाम बताओ मुझे। अच्छा, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं कॉलेज में, अगर वो देख रहे हैं लेक्चर, तो बताइए मुझे संप्रभुता का कौन सा सिद्धांत है? जॉन ऑस्टिन ने। तो लीगल पॉजिटिविज्म का हमें प्रणेता है ना? ओके। भाषा शास्त्रीय दर्शन यानी कि लुडविग विटgenstein क्या बोलती है? तार्किक प्रत्यक्षवाद से प्रभावित है। और बिहेवियरलिज्म सबको पता है कौन है ना? तो या हेrbert स्पेंसर, किसी भी सिद्धांत की हत्या तथ्यों द्वारा होती है। द थ्योरी इज मर्डर्ड बाय द फैक्ट्स। यहाँ पर इसकी बात करते हैं। और राजनीतिक सिद्धांतों के हास और पतन के समर्थक कौन कौन है? तो एक पतन, जो इसका पतन हुआ है, उसके समर्थक है डेविड ईस्टन, अल्फ्रेड कॉबन, पीटर लांसलेट और रॉबर्ट डाल, सिमोर लिपसेट और दांते चर्मिनो। समझ गए? तो अगर हम इतना तक देख चुके हैं कि भाई इसके कौन कौन से सपोर्टर है, क्या क्या इसके गुण है, क्या क्या क्यों है ऐसा, अब देख लो कारण क्या है। तो पहले आता है आपका डेविड ईस्टन। क्या बोलते हैं कि एक तो इतिहासवाद, मटी जो हिस्टोरिसिज्म है ना, ये इसके कारण क्या हुआ है कि ये मर चुका है पूरे पूरी तरीके से। ठीक। दूसरा है आपका नैतिक सापेक्षवाद, फिर अति तथ्यवाद, विज्ञान और सिद्धांत संबंधी संशय, मूल्यवाद, नए सिद्धांत निर्माण की उपेक्षा। फिर यहाँ पर अल्बर्ट कोबन की बात करते हैं, इतिहासवाद है। लोकतंत्र शक्तिवादी जो दृष्टिकोण विचारधारा है, नैतिकता की उपेक्षा है। यहाँ भी इतिहासवाद। वैचारिक अपचयनवाद, या फिर ये जो है आपका विचारधारा है और प्रतिशत। तो ये मेजर कारण रहे हैं किसके पतन के? राजनीतिक सिद्धांत के पतन के। डेविड ईस्टन स्पेसिफिकली अगर हम इनकी बात करें, तो ये बहुत जरूरी स्टेटमेंट आपका यहाँ पे देते हैं। और इनका जो पूरा ओवरऑल आइडिया है कि भाई रीजंस क्या है इन सब चीजों के। तो डेविड ईस्टन कहते हैं कि भाई 1951 में इन्होंने एक लेख लिखा था, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। तो उसमें इन्होंने कुछ कारण दिए थे जो भी आप ऊपर देख करके आए, इतिहासवाद, मूल्यवाद, अति तथ्यवाद, नैतिक सापेक्षवाद, नए सिद्धांत निर्माण की अपेक्षा। तभी तो इन्होंने आगे चल करके बिहेवियरलिज्म को नकार करके पोस्ट बिहेवियरलिज्म लेकर के आ गए थे, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म, जिसमें इन्होंने एक बहुत ही हार्मोनियस बैलेंस बना दिया कि इसके बीच में फैक्ट्स यानी कि एम्पेरिसिज्म और आपके वैल्यूज में। ठीक है, मूल्यों को भी उतना ही तर्क दो, उतना ही तवज्जो दो जितना फैक्ट्स को देते हैं। तो वो सब चीजें, तो हिस्टोरिसिज्म को लेकर के क्या इन्होंने बोला, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट अभी। लेकिन ईस्टर्न क्या बोलता है कि राजनीति विज्ञान के पास उसका विकास और एकीकरण करने तथा वर्तमान संकटों और चुनौतियों का सामना करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। इसका एक कारण है शताब्दी पुराने विचारों को चिपके रहना है। ये तो हिस्टोरिसिज्म होता है कि भाई अपने इतिहास इतने ज्यादा चिपक जाओ कि आप असमर्थ हो जाए कोई नया सिद्धांत देने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि जैसे मिल है, कार्ल मार्क्स है, के बाद कोई एक महान विचारक पैदा ही नहीं हुआ है। और अतः जो पराक्षित है की तरह हम 100 साल पुराने विचारों में ही क्यों चिपके रहे। और ईस्टर्न की ने पतन का मूल्य कारण इतिहासवाद को माना है। तो ये सब चीजें आप देख लेना। और इतिहासवाद में भी आपके 4 वर्ग होते हैं। तो इसमें होता है आपका एक तो संस्थावादी, जो सिर्फ और सिर्फ संस्थाओं और इनकी स्टडी करने में चिपके रह जाते हैं, क्लाइल है और मैक्किलवेन है। अंतः क्रियावादी होते हैं, इंटरएक्शनलिस्ट, इनको इसमें एलन और कलाइल है आपके, कार्लाइल है। भौतिकवादी जो मटेरियलिस्ट होते हैं जिसमें डनिंग है और सेबाइन है। और मूल्यवादी जो वैल्यू राइटर्स होते हैं उसमें एडी लिंड्स हैं। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, पूछ लेंगे कि भाई ये किस स्टोइसिज्म के किस अगर आप बात करें कौन से प्रकार के समर्थक हैं, तो संस्थावादी हो गए, कर्लवाइल है, मैकाइल, ये सब आप देख लेना। तो इसमें इससे राजनीतिक सिद्धांत बौद्धिकीकरण मात्र बनकर रह जाता है कि वे स्टडी कर रहे हैं सिर्फ संस्थाओं की। अंतः क्रियावादी ये होता है, इसमें विचारों को महत्वपूर्ण मानते हैं जो संस्थाओं के साथ साथ अंत क्रिया पर भी, यानी कि जो प्रोसेस है उस पर भी फोकस करते हैं। भौतिकवादी तो वही सब चीजें कि भाई ऐतिहासिक परिस्थितियों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ठीक है, और इनकी रुचि रहती है ज्ञान के साम्राज्य समाज शास्त्र पे। मूल्यवादी तो आपके एडी लिंड्स हैं, से वो कहते हैं कि भाई इनकी रुचि होती है कि जो मूल्यों के अध्ययन है, बेसिकली जो समाज को चलाते हैं। दूसरे होते हैं आपका हाइपर फैक्चुअलिज्म, कि जैसे लॉर्ड जेम्स ब्राइस, वो कहते हैं कि तथ्य तथ्य और अधिक तथ्य। ठीक है, तो ये बेसिकली कहते हैं कि ईस्टर्न ने इस अति तथ्यवाद हाइपर फैक्चुअलिज्म के लिए जेम्स ब्राइस की आलोचना भी की है कि इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बाद में उन्होंने उसका एंटी करके पोस्ट बिहेवियरलिज्म में सौंप दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका नैतिक सापेक्षवाद, मॉरल रिलेटिविज्म। ये पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डेविड ह्यूम और मैक्स वेबर को ईस्टर्न नैतिक सापेक्षवाद के जिम्मेदार ठहराते हैं। और डेविड ह्यूम ने संशयवाद को बढ़ावा भी दिया है।
ठीक है, और उन्होंने किसी भी प्रकार के सार्वभौम या वस्तुनिष्ठ की संभावना से नकार दी, कि भाई ऐसे कहते हैं कि भाई हर चीज संशयवाद होते हैं, जो हर चीज पे शक करते हैं, डाउट्स करते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई ऐसी कोई भी चीज जैसी यूनिवर्सल एस्पेक्ट या यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट जैसी चीज नहीं होती। ह्यूम के बाद मैक्स वेबर कहते हैं कि इन्हें मूल्यों के प्रति सापेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, और मूल्यों को तथ्यों से अलग करना भी स्टार्ट कर दिया। फिर ईस्टर्न के अनुसार क्या होता है कि हम मूल्यों को कोट की तरह उतार कर फेंक नहीं सकते। और फिर और नीति शून्य विज्ञान एमोरल साइंस की खोज तो मूल्यों की पुनर्संरचना के विरोध का कारण हुआ, कि जो सामाजिक विज्ञान है सामर्थ्य यथार्थ से अलग हो गया। तो यही सब चीजें, इतनी सारी चीजें हुई ना। ओवरऑल आप ऐसे देखा करो कि भाई दर्शन या फिर सामाजिक विज्ञान को बाकी विज्ञानों से अलग कौन करता है? ये सारी एक्टिविटीज करती है, नकारना इन सब चीजों का कि अस्तित्व नहीं। फिर विज्ञान और सिद्धांत के प्रति संशय भी सबसे बड़ा कारण रहा है। अनगढ़, जिसको क्रूड इंपेरिसिज्म बोलते हैं, इस पे हद से ज्यादा डिपेंड हो जाना। ईस्टर्न ने चेतावनी देते हुए कहा कि प्राकृतिक विज्ञानों की अपरिपक्व और गुलाम मानसिकता से की गई नकल से सामाजिक विज्ञान, जो विज्ञान है, विज्ञानवाद है, साइंटिज्म का शिकार हो गया है। कितनी बड़ी बात। फिर आपके आते हैं नेक्स्ट अल्फ्रेड कॉबिन। अल्फ्रेड कॉबिन ने एक लेख लिखा था, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, 1953 में। अच्छा, बहुत लोगों ने सेम टाइटल से लिखे हैं चीजें, पर आपको ईयर्स याद रखने हैं, कॉन्टेक्स्ट याद रखना है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि वाला आर्टिकल किसने लिखा था, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, अब क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी किसने लिखा है, ये देखा था हमने, पर मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी किसने लिखा है, ठीक है। मुझे बताओ ये वाला आर्टिकल किसने लिखा, अभी अभी ऊपर देखा था हमने। तो इनका मानना है कि पूर्व में भी जो राजनीतिक सिद्धांत थे उनका पतन की अवस्था से गुजरा है, ऑब्वियसली। तो पश्चिमी सभ्यता में सर्वप्रथम यूनान में जो राजनीतिक चिंतन पनपा, प्लाटो व अरस्तु की रचनाओं से यह उत्कर्ष पर पहुंचा। पर रोमन काल में जो दरबारी गुट थे और सैनिक तानाशाह थे, उस समय इनका पतन बहुत भयंकर तरीके से किया गया। फिर बाद में देखे तो वर्तमान युग में जिस राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए कोबा ने दो प्रकार के कार्य बताए हैं, जो उस समय उन्होंने एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया। जैसे पश्चिम की राजनीतिक स्थिति, अगर आप एक्सटीरियर रीजंस देखें तो नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल, और लोकतंत्र और सैद्धांतिक संकट है। और अगर आप इंटीरियर रीजंस देखें तो इसमें व्यवहारिक राजनीतिक से अलगाव, इतिहास का प्रभाव है, और आपका विज्ञान का प्रभाव है। यहाँ पर आप ये तीन चीज दें, है ना। ये सब आप पढ़ चुके हो, टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इस स्पीड में इसको बात करेंगे। रीजन सबको आपको पता है, मैंने बता भी रखा है अलग से सेपरेट्स में। तो हम यहाँ पर देखेंगे मेन चीज, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के बाहरी कारण में सबसे आता है आपका कि भाई जो ब्यूरोक्रेसी है उसने किस तरीके से खराब खराब किया है। तो इसमें स्टेटमेंट्स देख लेंगे कि भाई स्टेटमेंट्स जो है वो किसने बोले थे। जैसे कोबा है, कोबा ने ये वाले रीजंस दिए कि आंतरिक और एक्सटीरियर, मतलब कितने रीजन बाहरी है उसके चलते। तो जैसे इन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि जो ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों में पीटर द्वारा शासित रूस तथा सीजर के रोमन साम्राज्य में राजनीतिक सिद्धांत के पनपने की उम्मीद नहीं की जा सकती। कितनी बड़ी बात बोला है। आदिवासियों में, शासित रूस में, और आपके सीजर के रोमन साम्राज्य में। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात बोली किसने, कॉमा ने। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये आंतरिक कारकों में आपके जो रीजन अभी हमने ऊपर देखे। तो उसमें आता है कि कोबाई कहते हैं आपके कि सामाजिक प्रवृत्तियों की बजाय विषय की आंतरिक कमजोरियां ज्यादा उत्तरदायी हैं। तीन प्रवृत्तियां बताई उन्होंने, पहली आती है आपके व्यवहारिक राजनीति से अलगाव, फिर इतिहास का प्रभाव और ऐतिहासिकवादिता, और विज्ञान का। तो इसमें जैसे आपका व्यवहारिक, इसमें बोलते हैं कि भाई जो आपके एकेडमिक तटस्थता है या निष्पक्षता के नाम पर जो व्यवहारिक समस्याओं से अलग हो गया है ना साइंस, इसके कारण इसका पतन हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका इतिहास का प्रभाव और ऐतिहासिकवाद। जैसे ये कहते हैं कि जैसे हीगल है, कार्ल मार्क्स है, उनको दो चीजें होता है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, हीगल का तो डायलेक्टिकल मटेरियल, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके चलते ये इतिहास, ये कहते हैं कि भाई क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका निर्णय इतिहास करता है, जबकि नहीं होना चाहिए ये सब चीजें। अब कोबा के अनुसार कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत में इतिहास स्वतः अशिष्ट मैकियावेलीवाद यानी कि क्रूडिस्ट मैकियावेलिनिज्म को जन्म दे सकता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, विज्ञान का प्रभाव। तो जो क्वेश्चन था कि भाई क्या होता है किस तरीके से, वहां वो नहीं करते, अपन क्या करते हैं क्या होना चाहिए के बारे में नहीं बताते हैं। तो यही बौद्धिक तटस्थता सिद्धांत का पतन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण भी बनी है। ठीक है। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये जरूर आपको पढ़ के रखना है, जैसे कि मैं बताता हूँ, जस्ट सेकेंड। तो इसमें पहला स्टेटमेंट आता है आपका, जैसे कि आपका बोलते हैं कि रीमर बोलते हैं, रीमर ये कहते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी इज अ डॉग इन अ डॉग हाउस,
पॉलिटिकल थ्योरी इन डॉग हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर रॉबर्ट हाल वो बोलते हैं कि डेथ ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। और पीटर लास्टलेट बोलते हैं डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पीटर लास्टलेट और रॉबर्ट हाल राजस्थान मृत हो चुके हैं, ये वाली बात बोलते हैं। सिमोर लिपसेट, है ना, क्या बोलते हैं कि भाई उनकी बुक है पॉलिटिकल मैन 1960 की, बहुत जरूरी है। इसमें इन्होंने बोला यूएसए ने उत्तम समाज के सभी मूल्य प्राप्त कर लिए हैं तथा नए मूल्यों और सिद्धांतों की तलाश बेकार है। तो ये यूएस के लिए ये वाली बातें बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाला, आप देख लेने एक बार। और आपका पॉलिटिकल थ्योरी ना डॉग हाउस इस रिवर का है। नेक्स्ट आपसे क्या पता पूछ ले, बताओ दांते जर्मिनो के बारे में बताओ। तो दांते जर्मिनो की इनकी किताब है बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बहुत जरूरी किताब है, बहुत ही जरूरी है ये किताब। दांते जर्मिनो की बुक है बियॉन्ड आइडियोलॉजी द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, 1967 की है ये। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें बताई, जैसे आपके राजनीतिक शास्त्र सचमुच का एक आलोचना आलोचना शास्त्र है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। और डांते जर्मनो ये भी कहते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ना तो न्यूनतावादी है, ना व्यवहारवादी है, और ना ही कट्टरवादी विचारधारा है। तो जार्मिनो ने जर्मिनो जो 19वीं शताब्दी है के उत्तरार्ध यानी कि 1850 के बाद से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक के समय की राजनीतिक सिद्धांत के लिए बेरंग काल, ब्लीक पीरियड का है। तो आ सकता है आपके क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू जर्मिनो या फिर किसके अनुसार ब्लीक पीरियड जो आपका समय है 1850 से लेकर के 1945, ये जो 1995 ईयर्स है, वो किस समय को बोलते हैं, कौन बोलता है, तो जर्मिनो बोलते हैं। पतन का कारण भी बताते हैं, ये कहते हैं कि वैचारिक अपचयनवाद या फिर वैचारिक हास्यवाद, जिसको हम बोलते हैं आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। तो आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म रीजन बताया है आपके जर्मिनो ने, राइट। तो जर्मिनो ने वैचारिक अपचयनवाद यानी कि जो आइडियोलॉजी रिडक्शनिज्म है को सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत पतन का जिम्मेदार माना है। इसका मतलब होता है कि जो विचारधाराएं विचारों का एक निश्चित समूह तैयार कर देती है, जिनका उल्लंघन कर नए विचार व सिद्धांत का निर्माण करना कठिन हो जाता है, जैसे स्वाद, है ना। फिर दांते जर्मिनो राजनीतिक सिद्धांत को अन्वेषण की परंपरा के रूप में देखते हैं, जो प्लेटो से लेकर हीगल तक चली आ रही है। पर बाद में सिद्धांतों पर सबसे बड़ा आक्रमण विचारधाराओं की तरफ से हुआ। जर्मिनो मुख्य तौर पर दो विचारधाराओं प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म व मार्क्सवाद मार्क्सिज्म को उत्तरदायी मानते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो विचारधारात्मक जो रिडक्शनिज्म है आपका, को पतन का मूल कारण भी माना इन्होंने, कि विचारधारा राजनीतिक सिद्धांतों के खिलाफ विद्रोह है, ठीक है। तो दांते जर्मिनो ने इसके तीन विचारकों के मतलब को दोषी ठहराया है। तो एक है आपका डेसू डी ट्रेसी, अगस्ते कॉम्टे और कार्ल मार्क्स, ठीक है। तो एंटोनियो डेस्टू डी ट्रेसी कौन है? 1754 से लेकर के 1836 तक आपके ये रहे हैं, क्या है, एंटोनी देसू डी ट्रोसी, ओके, ट्रेसी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन पार्टिसिपेशन था। इनकी बुक थी एलिमेंट्स द आइडियोलॉजी, एलिमेंट्स द आइडियोलॉजी, 1801 में इन्होंने लिखी। इन्हें विचारधारा शब्द गढ़ा सबसे पहली बार, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंटोनियो या फिर एंटोनी डेस्टू दे ट्रेसी। तो ट्रेसी ने विचारधारा को विचारों का विज्ञान कहा है, क्या बोला है कि द साइंस ऑफ आइडियाज इज आइडियोलॉजी, साइंस ऑफ आइडियाज इज आइडियोलॉजी। नेक्स्ट, इस प्रकार विचारधारा एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से मनुष्य की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित व निर्देशित किया जा सकता है, या तो फिर बंद समाज का, ये तो फिर बंद समाज का लक्षण। अगस्त कॉम्टे क्या बोलते हैं भाई, अगस्त कॉम्टे का देख लो। अगस्त कॉम्टे 1798 से लेकर के 1857 तक हमने इनको देखा है पहले भी। तो या ये प्रत्यक्षवाद को लेकर के बोलते हैं कि प्रणेता कॉम्ते ने वैज्ञानिक व अनुभविक पद्धति पर बल दिया है। उनके अनुसार जो इंद्रियानुभव से परे कोई यथार्थ नहीं है, अतः जो तत्वशास्त्रीय नैतिक और दार्शनिक ज्ञान महज अनुभव है, यथार्थ रियल नहीं। कॉम्टे ने तथ्यात्मक को बढ़ावा दिया, जिस कारण सिद्धांत निर्माण के लिए उपयोगी दार्शनिक नैतिक मूल्यांकन ज्ञान की अवहेलना हो गई। ये कहता है कॉम्टे की जो मतलब जर्मिनो कहता है कि जो कॉम्टे के विज्ञानवाद है उसके उसके चलते विचारधारा के रूप दिया, जिसके सहारे समाज को नियंत्रित कर वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। और जर्मिनो ने इसे ऑगस्ते कॉम्टे का वैज्ञानिक मसीहावाद, साइंटिफिक मैसियनिज्म ऑफ ऑगस्ते कॉम्टे कहा है, उनके सपोर्टर थे। फिर 1920 के दशक के बाद दार्शनिक जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है वो पनपा,
और ये सब चीजें आई, फिर इनके बारे में बात करी, वेरिफिबिलिटी है ना, तत्वमीमांसा जो आपके मेटाफिजिक्स है, तो वो है इनके सिद्धांत दिए। ठीक है, फिर आते हैं आपके कार्ल मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके जैसे आइडियाज है वो तो रेडिकल है ना, आमूल परिवर्तनवादी विचारात्मक है। तो जो विचार धारात्मक अवसानवाद है कि पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया किसने, कार्ल मार्क्स ने। तो ये इनका मानना है जर्मिनो का, और जर्मिनो के अनुसार ही मार्क्सवाद एक विचारधारा है, ना कि राजनीतिक सिद्धांत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, राजनीतिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक विचारधारा है। तो ये सब चीजें हैं। और सिद्धांतों का अगर हम बात करें तो रिवाइवल किस तरीके से होता है वो देख लेते हैं, बहुत जरूरी है। कारण अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई और अब वो सबने पढ़ी है, राइट। अब देखते हैं कि भाई किस प्रकार आपको लगता है कि सिद्धांत और जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका पुनरुत्थान हो। तो इसमें आता है जैसे आपके दांते जर्मिनो है, लियो स्ट्रॉस है, इजाया बर्लिन है, और जिया ब्लांडेल है। अच्छा, अब बात करेंगे कि भाई इसके जो पुनरुत्थान है यानी कि रिसर्जेंस जिसको अपन रिवाइवल भी बोलते हैं। तो रिवाइवल में बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो समर्थक कौन कौन है, तो इजाया बर्लिन है, लियो स्ट्रॉस है, जियो ब्लांडेल है। इन सब का मानना है कि ना तो मरा है और ना ही मृत प्राय है। ठीक है, तो स्टैंड स्टिल भी नहीं है और ना डेड है। स्टैंड स्टिल भी डेड को बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्णतः अस्तित्व में है, ये वाली बात बोली किसने, क्यों, क्योंकि इन्होंने लक्षण देखे किसके, आपके, कि भाई जीवित अगर कोई सिद्धांत है तो रिवाइव, जो अगर हम बात करें जो रिसर्जेंस की बात करते हैं, तो उसमें इन्होंने कुछ सिम्टम्स देखे और उनको सामने रखा, जिसके चलते फिर बाद में और बहुत महान विचारक आए, जैसे जॉन रोल सबसे बड़े सदी, जैसे 20वीं सदी के सबसे बड़े विचारकों में से एक आते हैं, कौन आपके, जॉन रॉल्स। और उसके बाद अगर हम बात करें तो दंते जर्मिनो ने कहा है कि हालांकि प्रत्यक्षवाद और जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनके कारण राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है, लेकिन आज जो समकालीन युग है उसमें लियो स्ट्रोस, माइकल ऑकशॉट, एरिक और आपके जो जुवेनल हैं, इन्होंने राजनीतिक दर्शन को इस प्रकार अपना अपना योगदान दिया जिसके चलते वापस से उसका रिसर्जेंस हो गया, पुनरुत्थान हो गया। ठीक। अब इसमें रॉबर्ट दाhl ने उन्होंने क्या बोला, इन चारों को क्या बोला, पराअनुभववादी, क्या बोला, पराअनुभववादी। ठीक है, तो आ सकता है क्वेश्चन कि रॉबर्ट दाhl ने किन चार लोगों को पराअनुभववादी बोला है, या फिर इनमें से वो कौन नहीं है। तो लियो स्ट्रॉस की एक बुक भी है, द व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी, बहुत बार देखा, और इजाया बर्लिन का डज पॉलिटिकल थ्योरी स्टिल एग्जिस्ट। तो इसके चलते आप मानो कि सबसे बड़े समर्थकों में नाम आता है इनका। तो फाइनली अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो आप ये देखिए जो पोस्ट बिहेवियरलिज्म है इसका सबसे बड़ा संकेत, सबसे बड़ा सिम्टम है कि जो परंपरावाद और मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी और जो व्यवहारवाद था उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें कमियां थी, उनको वापस से उजागर किया गया, उसमें इंप्रूवमेंट किया और रिसर्जेंस के तौर पे फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म को लेकर के आया। ठीक है, फिर आयरिश मरियम यंग है, और जॉन रोल्स की कृति तो है ही सही, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, महान महान कृति है 1971 की। तो राजनीतिक सिद्धांत का पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ का प्रतीक माना गया है। उसके अलावा आता है मरियम यंग की बुक है जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, 1990 की बुक है, लेटेस्ट बुक है, टक्कर की बुक मानी जाती है जॉन रोल्स की। ठीक है, इसको एक बार देखना। उसके अलावा राजनीतिक महिसा जो आपका मसीहावाद है, पॉलिटिकल मैसियनिज्म, और काल्पनिक राजनीति जो उटोपियन पॉलिटिक्स है, उटोपिया पता है आपको क्या बोलते हैं, एरिक वायलेगिन की बुक है। उन्होंने एक बात बोली थी कि राज्य विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत एक दूसरे के अविभाज्य है और एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको देखना। और समकालीन दार्शनिकों के जो द्वारा विरोध किया गया वो क्या क्या है, तो लियो स्ट्रॉस पॉजिटिविज्म है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरी टेबल याद रखना आप। ठीक है, उसके अलावा माइकल ऑक्सफोर्ड आता है आपका रेशनलिज्म, वेगलिन का आता है आपका ग्नोस्टिसिज्म। ग्नोस्टिसिज्म का उसको बोलते हैं क्योंकि ये कहता है कि यथार्थ को केवल अपनी दृष्टि से देख सकता है, अतः वह पूर्ण को समझने में सक्षम नहीं है। इसको बोलते हैं अपन ग्नोस्टिसिज्म। तो GNO इस तरीके से स्पेलिंग है, इसके देखना। हर्बर्ट मार्क्यूस बोलता है पूंजीवाद है, इजाया बर्लिन तो नैतिक मॉनिज्म है, और हैबरमास आपके, और हैबरमास का ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये BA वगैरह में पढ़ाते हैं कॉलेज में। तार्किक प्रत्यक्षवाद और उत्तर आधुनिकवाद। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक, पतन और पुनरुत्थान। इन द नेक्स्ट लेसन वी विल गोइंग टू लर्न व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। ठीक है, तो जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस